गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर इमेज एक्विजिशन पैरामीटर्स फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज। आज जो डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करी थी। हमने ये डिस्कस करा था कि चाहे एस्पेक्ट हो, एस्पेक्ट गामा कैमरा हो या पेट सिटी हो, एस्पेक्ट सिटी हो, हर केस में इमेज एक्विजिशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इमेज की क्वालिटी को डिसाइड करता है। और इन केस ऑफ प्लेनर इमेजिंग करो, एस्पेक्ट सिटी करो, उस केस में पेशेंट प्रिपरेशन, एक्विजिशन पैरामीटर क्या आप रख रहे हो, क्या डिसाइड कर रहे हो, वो जो होगा वो फाइनल इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। और उससे रिलेटेड हमने प्लेनर इमेजिंग की बात करी थी। प्लेनर इमेजिंग में हमने ये देखा था कि कॉलीमेटर का सिलेक्शंस, एनर्जी विंडो की सेटिंग, एक्विजिशन टाइम और मैट्रिक्स साइज इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने गामा कैमरा के बारे में बताया था और विथ सम इमेजेस एंड एग्जांपल्स ये भी बताया था कि उसकी पिकिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड पिकिंग हैज़ टू बी एश्योर्ड कि एनर्जी विंडो सेटिंग्स प्रॉपर है। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी क्लिनिकल स्टडीज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि जो भी गामा कैमरा है आपका या एस्पेक्ट सीटी है, एस्पेक्ट और सीटी दोनों ही कंपोनेंट का क्वालिटी कंट्रोल पहले से हुआ है एंड दे आर इनटू द वर्किंग ऑर्डर इन द सेंस कि एक्सेप्टेबल लिमिट में है आपका। और उसके बाद उससे रिलेटेड हमने ये डिस्कस किया था कि डेली जो है न्यूक्लियर मेडिसिन क्वालिटी कंट्रोल जो है वो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। और फिर जब हम उसके टेस्ट को कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन डेली क्यूसी टेस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में हमें मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन जो हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और स्पेसिफिक एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने मेडिसो गामा कैमरा एस्पेक्ट स्कैनर्स का एग्जांपल दिखाया था। उसमें हमने ये भी एम्फसाइज किया था कि पॉइंट सोर्स जो बनाना कैसे बनाया जाता है, उसमें कितनी एक्टिविटी होती है, वो वॉल्यूम जो होना चाहिए 0.5 ml से कम होना चाहिए वॉल्यूम, और एक्टिविटी 1 से लेकर के 3 मिली क्यूरी के आसपास की एक्टिविटी होती है, तो वो पॉइंट सोर्स बन जाता है। आई ऑल्सो एम्फसाइज देयर इटसेल्फ कि इसके इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने एक बार पिन पॉइंट किया था एंड दे हैव फेल्ड द स्टूडेंट बिकॉज दे वर नॉट नोइंग हाउ टू प्रिपेयर द पॉइंट सोर्स एंड दे वर फेल्ड। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। फिर हमने डिस्कस किया था कि सीटी का वार्म अप प्रोसीजर क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड व्हाट आर द थिंग्स इज यू हैव टू, मतलब व्हाई इट हैज बीन डिजाइंड लाइक दिस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इमेजिंग, चूंकि हमने बोला था कि इमेज एक्विजिशन पैरामीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट प्रिपरेशंस, कॉलीमेटर सेलेक्शंस और एनर्जी विंडो सेटिंग्स, तो उससे रिलेटेड जो है वो क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और वहाँ पे हमने एम्फसाइज किया था कि दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लिनिकल पेपर ऑल्सो बिकॉज दिस the guideline which needs to be followed for a particular studies एक पेपर आपका होता है क्लिनिकल में। सो हमने ये भी वहाँ पे एम्फसाइज किया कि जब भी आप कोई भी प्रोटोकॉल, पेशेंट प्रिपरेशन, उसके बारे में चीज़ें लिख रहे हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे आप कोट करिए कि कौन सा गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हो या किसके एग्जाम्पल से आप ये पर्टिकुलर चीज़ें लिख रहे हो, वेदर इट इज़ फॉलोड इन द डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ फॉलोड बाय ए सर्टेन गाइडलाइंस। उसमें हमने जनरल न्यूक्लियर मेडिसिन के जो प्रोसीजर्स जो हैं उसमें पेशेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको हमने डिटेल डिस्कस किया था। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पिकिंग, डबल एनर्जी आइसोटोप्स, सिंगल एनर्जी आइसोटोप्स यूज़ होगा तो क्या करने हैं, किस टाइप के आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, विच इज़ बेस्ड ऑन द जनरल इमेजिंग क्राइटेरिया, SNMMI का गाइडलाइन जो है जनरल इमेजिंग पे, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे कि इमेज मैट्रिक्स के बारे में। तो देन आई डिसाइड हियर वी स्टॉप एट दिस स्लाइड, वी हैव स्टॉप, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट 2। चूंकि अब जो भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इमेज मैट्रिक्स
digitally how the data is stored into the computer, it deals with that. So I thought of we will just elaborate more on those aspects so that you will have the understanding of that concept, and then we will move ahead. सो डिजिटल इमेज स्ट्रक्चर जो है वो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन में इमेजेस जो एक्वायर होते हैं, हाउ इट इज एक्वायर्ड, राइट। ए डिजिटल इमेज क्या है? डिजिटल इमेज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर अरे और मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स इन द कंप्यूटर मेमोरी। डिजिटल इमेज को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स है या मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस इमेज में ये क्या किया है, हार्ट का इमेज है, उसके ऊपर उसके काउंट्स जो हैं ओवरलेड हैं, हर पिक्सल के काउंट्स। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ना एक एक पिक्सल के काउंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, और होल इमेज को क्या किया है कि रेक्टेंगुलर अरे में डिवाइड किया हुआ है, रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, सो कंप्यूटर मेमोरी में ऐसे ही डेटा स्टोर होता है। ये देखो, द नंबर overlaid on the blood pool image of the heart are the actual pixel counts values stored in the computer memory for the digital image. ठीक है, each count value is used to generate intensity signal at the corresponding locations on the computer display. कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर्ड हुआ है, जो नंबर है वहां पे स्टोर्ड, उसी के करस्पॉन्डिंग डिस्प्ले सिस्टम पे जाकर के उसकी इंटेंसिटी डिस्प्ले होती है। मतलब यदि मान लो कि नंबर ज्यादा है तो यदि हमारा ग्रे स्केल में इमेज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रे स्केल में इमेज यदि हमारा है, तो उस केस में क्या होगा कि ब्लैक से लेकर के व्हाइट के बीच में पिक्सल होंगे। ठीक है, बी से ब्लैक से शुरू होगा और व्हाइट के बीच में जाएगा, राइट। सो लो काउंट, मिनिमम काउंट विल बी डिस्प्लेड बाय द ब्लैक, लेट्स से इट इज द 0। यदि 0 से 255 तक का हमारा इंटेंसिटी वैल्यू है, तो 255 जो होगा वो व्हाइट से डिस्प्ले होगा। ठीक है, और 0 जो होगा वो ब्लैक से डिस्प्ले होगा, और इन बिटवीन 0 से लेकर के 255 के बीच के जो नंबर्स जो होंगे उसी के हिसाब से इंटेंसिटी जो होगी वो मॉड्यूलेट होगी फ्रॉम 0 टू 255 के बीच में। ठीक है, इस तरह से इमेज जो है वो डिस्प्ले होता है वहां पे। नाउ इस फिगर में क्या दिखा है? शोज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस मैट्रिक्स एंड इमेज। एक इमेज है और इसको हमने मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा? इट्स ओके, ओके फाइन। सो ईच एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड पिक्सल। और पिक्सल किसके लिए बोलते हैं? पिक्चर एलिमेंट के लिए। इट इज फॉर पिक्चर एलिमेंट, वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड पिक्सल। जब टोमोग्राफिक इमेज होगा तो उस केस में टोमोग्राफिक इमेज में 3D होता है, राइट। सो tomographic image corresponds to slices through the volume of a patient। तो उस केस में जो नोमेनक्लेचर जो यूज करते हैं, पिक्सल के बजाय हम क्या यूज करते हैं? वॉक्सेल यूज करते हैं। वॉक्सेल फॉर वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लेनर इमेज होगा तो वहां पे हम पिक्सल बोलेंगे, और टोमोग्राफिक इमेज होगा, एस्पेक्ट के इमेज होंगे या पेट के इमेज होंगे, तो एक पिक्सल जो होगा उसको वॉक्सेल बोलते हैं, राइट। और वॉक्सेल में आगे और मतलब आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा जो है, हमेशा आपके पास मैट्रिक्स का साइज और नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन ईच रोज एंड कॉलम्स आर ऑलवेज नोन। ये हमें हमेशा पता होता है।
ठीक है। कोई भी आप इमेज मैट्रिक्स जब आप बनाओगे जो डिवाइड कर रहे हो, राइट, तो उस समय पे मैट्रिक्स का साइज आपको पता होगा, लाइक 64 इंटू 64 मैट्रिक्स या 128 इंटू 128 मैट्रिक्स। उससे आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स पता चल जाएंगे ईच रोज एंड ईच कॉलम में। मतलब बेसिकली उसमें क्या है, यदि 68 इंटू 60 सॉरी 64 इंटू 64 में यदि आप डिवाइड कर रहे हो तो नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ईच रो और कॉलम दोनों में सेम हो जाएंगे, क्योंकि इधर से भी 64 होगा और इधर से भी 64 होगा। ओके, पिक्सल जो है, पिक्सल व्हाट रिप्रेजेंट्स, पिक्सल रिप्रेजेंट्स स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द गामा कैमरा इमेज। देखो ये आपका एफओवी है। जैसे देखो एक सर, पहले क्या होता था, गामा कैमरा जो था वो सर्कुलर हेड होता था। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल जहां से जिस बुक से लिया हुआ है, ये सर्कुलर हेड है, ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। इस सर्किल को उन्होंने डिवाइड किया, तो मैक्सिमम डायमीटर जो है आपका दिख रहा है ये 384 mm एफओवी है। उस समय पे हम क्या लेते थे, मैक्सिमम जो डायमीटर है वो मतलब डायमीटर ले लेते हैं सर्किल का, उसको एफओवी। आजकल क्या है आपके पास, स्क्वायर डिटेक्टर है, राइट, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, मोस्टली रेक्टेंगुलर है, इट्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जब रेक्टेंगुलर होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ होगा, जैसे 540 इंटू 384 या 540 इंटू 400 mm, ठीक है। इसको क्या किया यानी 384 mm को जो है 64 इंटू 64 मैट्रिक्स में जब डिवाइड करोगे तो एक ये रो जो है जो दिख रहे हैं, इसी 384 एरियाज को आप 64 पार्ट में डिवाइड करोगे, राइट। सो एक कितना हो जाएगा, 384 डिवाइडेड बाई 64, तो आपका आएगा आंसर कितना है, 6 है, 6 mm आ जाएगा। तो एक पिक्सल का साइज कितना बना है यहाँ पे, 6 mm जो होगा वो आपका पिक्सल का साइज बनेगा जब आप 64 इंटू 64 में डिवाइड करोगे तो। और सेम एरिया को, मतलब सेम रेक्टेंगुलर एरिया या सर्कुलर एरिया को यदि आप डिवाइड कर रहे हो 128 इंटू 128 पिक्सल्स में, तो उस केस में एक पिक्सल का साइज कितना हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा, बिकॉज 384 डिवाइडेड बाई 128 विल बी लाइक 3 mm। तो एक पिक्सल का साइज जो होगा वो 3 mm होगा। और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि 64 का है, 6 mm हुआ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 mm स्क्वायर। उसका होगा तो 128 इंटू 128 के केस में 9 mm स्क्वायर का जो होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिक्सल मे नॉट बी नेसेसरली स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो, ऑल्दो दिस इज ए डिजायरेबल शेप, हम चाहते हैं कि स्क्वायर हो, ठीक है। टोमोग्राफिक इमेज में सेम चीज, आपके पास क्या है कि एक एरिया तो ये बना 64 का, दूसरा मतलब आपका ये लेंथ, राइट, दूसरा जो है उसको ब्रेड्थ मान लो यदि आप, और तीसरा जो होगा उसका थर्ड डायमेंशंस होगा, राइट। तो टोटल वॉल्यूम को जो आप डिवाइड कर रहे हो, सपोज करो कि आप एक क्यूब के रूप में कर रहे हो, 64 इंटू 64 में आप कन्वर्ट कर रहे हो, या 128 इंटू 128 क्यूबिक मैट्रिक्स में यदि आप कन्वर्ट करते हो, तो उस समय पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनेगा 64 के लिए बनेगा 216 mm क्यूब। तो वॉक्सेल का जो यहाँ पे जो डायमेंशन जो होगा, वॉक्सेल का
जो एरिया जो वॉक्सेल का जो वॉल्यूम जो होगा वो 216 mm³ होगा, और इस केस में 128 इंटू 128 में के केस में 27 mm³ होगा। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही है कि वॉक्सेल जो है मे नॉट बी क्यूबिक, कोई जरूरी नहीं है कि क्यूबिक होगा, बट दैट इज डिजायरेबल शेप है, हम चाहते हैं कि क्यूबिक हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तरफ यदि देखोगे तो जब आप एक्सरे सीटी करते हो, सीटी राइट, सीटी करते हो तो उस समय पे क्या पिक्सल विड्थ जो है वो क्या होगा, विद इन द प्लेन ऑफ द इमेज स्लाइस मे बी 1 mm, बट द स्लाइस थिकनेस मे बी ऑफ 5 mm। आपको समझ में आ रहा है बात? जैसे एक स्लाइस जो बनाया आपने, एक स्लाइस 3 mm का काटा, और ये जो प्लेन जो बनेगा, इस प्लेन में आप ऐसे रेक्टेंगुलर करके यहाँ पे पिक्सल साइज बना रहे हो, इस एरिया को डिवाइड कर रहे हो, और इसका जो थर्ड डायमेंशन जो है बेसिकली आपका ऐसा है ना, ये 2 डायमेंशन तो मिल गया इसका, और ये थर्ड डायमेंशन जो है ये 5 mm का है, समझिए। अब इसको जो डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे पिक्सल का साइज जो है 1 mm इंटू 1 mm का है, तो इस केस में क्या हुआ कि वॉल्यूम जो होगा वो क्यूबिक नहीं होगा, एग्जैक्टली क्यूबिक नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। और जो भी सीटी का जब भी इमेज एक्वायर होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में, आप देखोगे तो उसका स्टैंडर्ड है 512 इंटू 512 में एक्वायर होता है पेट का भी इमेज, देखोगे तो सेम एरिया को 512 इंटू 512 में डिवाइड कर रहा है, तो वहां से आप पिक्सल साइज निकाल लो। और दूसरा जो है उसका स्लाइस थिकनेस डिटरमिन करेगा थर्ड डायमेंशन सीटी का। लेकिन पेट में जब आप एक्वायर करते हो तो इमेज पेट का डेटा जो लेते हो 200 इंटू 200 मैट्रिक्स में भी लेते हो, ब्रेन का 128 इंटू 128 मैट्रिक्स में भी लेते हैं लोग, कुछ लोग 256 इंटू 256 मैट्रिक्स में भी लेते हैं, आप समझ रहे हो। सो एक नेसेसरली कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेट का पेट का डेटा जैसे एक्वायर्ड है वैसे ही सीटी का भी एक्वायर्ड है, इन द सेंस कि दोनों के केस में जो पिक्सल एलिमेंट जो है उसका साइज कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैच्ड होगा। ठीक है, उसको जब रिकॉन करते हो, जब रिकॉन फाइनल कर लेते हो, जब डिस्प्ले पे लेके आते हो, जब फ्यूजन करना होता है, तो आपको सीटी के बराबर 512 जो है पेट को उससे ऐसे ही स्प्रेड करते हो कि वो भी 512 में जाकर के फ्यूज हो जाए, उसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे आ जाए। ठीक है, और उसमें ये भी देखोगे तो उसमें भी स्लाइस जो होता है 512, यदि सीटी का स्लाइस देखोगे तो 512 इंटू 512 का इमेज होगा, लेकिन नंबर ऑफ स्लाइस हो सकता है कि 300 तक हो। और पेट में देखोगे, पेट का वही सेम डेटा हो सकता है कि 47 स्लाइस हो 128 इंटू 128 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन बोथ द डायमेंशंस, थर्ड डायमेंशन में भी और सेकंड डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन भी है, दोनों ही डायमेंशन में उसको इनलार्ज करते हैं, पहले उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, सेम काउंट को स्प्रेड करते हैं एंड देन फ्यूज डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सो स्पेट यही था यहाँ पे कि टोमोग्राफिक में जो होगा वॉल्यूम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया विद इन द प्लेन ऑफ द इमेज स्लाइस एंड स्लाइस थिकनेस, दो चीजें थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, इज इट ओके? ओके फाइन। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो जूमिंग का है। जूमिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट, देखो जूमिंग जो है इट डज नॉट अलाउ इमेजिंग ऑफ इंटायर एफओवी ऑफ गामा कैमरा। जैसे आप जूम यूज करोगे, जूम फैक्टर, तो पूरा का पूरा एफओवी है, जैसे मान लो कि आपका 384 का एफओवी है और आप जूम यूज कर रहे हो, वन जूम फैक्टर यदि 1 है इसका मतलब आप जूमिंग यूज ही नहीं कर रहे, तो उस केस में तो आप 384 जो है पूरा का पूरा एफओवी आप यूज कर लोगे, मतलब इमेज जो पेशेंट का जो भी
स्ट्रक्चर जो होगा, जो भी आप इमेज हो रहा है, वो पूरा का पूरा इसके ऊपर जाकर के सुपरइम्पोज होगा, इतने एरिया में डिवाइड होगा उसका ऑर्गन भी, उसका साइज, और इसके उसी के ऊपर जाकर के वो स्प्रेड होएगा। आप समझ पा रहे हो? लेकिन यदि जूम फैक्टर आपने लगाया तो उस केस में जो होगा, आप जो एरिया जो इमेज करोगे, इट विल बी इमेज बाय 1 डिवाइडेड बाय द जूम फैक्टर। मीन्स यदि जूम फैक्टर 2 रख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ इमेजिंग द एरिया ऑफ 384 mm, आप इसका आधा कर लोगे तो 192 बनेगा ना। हाँ ठीक है, 192 mm ही आप जाकर के इमेज कर पाओगे। ठीक है, और जब 192 mm इमेज करोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि 192 mm के एरिया को इसको कितने में डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी नंबर ऑफ पिक्सेल्स जो है उसमें, ये मैट्रिक्स साइज चेंज नहीं होगा। समझ गया? 64 इंटू 64 वाला जो था वो वही रहेगा, बट एरिया कितने से डिवाइड होगा, 192 एरिया लेना पड़ेगा, 192 लेना पड़ेगा, 192 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जैसे यही है कि तो उस केस में मैट्रिक्स साइज क्या बनेगा, उसका पिक्सल जो 3 mm का वाइड हो जाए, 6 mm का पहले था, क्योंकि 384 को हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 64 से डिवाइड कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हाफ एरिया जूम फैक्टर जब यूज कर रहे हैं तो आधा ही एरिया हम यूज कर पा रहे हैं। तो 192 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 3 mm, और उस केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका मिलेगा 3 mm इंटू 3 mm वो 9 mm बनेगा। हम इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पूछ सकते हैं या वाइवा के लिए क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लिनिकल स्टडीज लेकर के जाओगे, जैसे मान लो कि आपको क्लिनिकल मिलेगा कोई ना कोई कि आप स्कैन करके लेके जा रहे हो, तो उसमें ना कई बार आप जूम फैक्टर यूज करते हो, तो वहां पे ना जूमिंग वाला क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर आपसे कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि पहली चीज कि जब भी आप जूम यूज करोगे तो इट विल नॉट अलाउ इमेजिंग ऑफ द इंटायर एफओवी। तो कितना अलाउ करेगा, इट विल अलाउ 1 डिवाइडेड बाय द जूम फैक्टर। तो यदि मान लो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द जूम फैक्टर, यदि मान लो कि 2 जूम फैक्टर रखा है तो 1/2 इंटू जो भी एफओवी था। यदि मान लो कि आपने जूम फैक्टर 1.5 रखा, ठीक है, तो उस केस में 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू जो भी एफओवी है, और उसी के हिसाब से जो एरिया बनेगा उससे पिक्सल का साइज निकालोगे और उसी से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालोगे। ठीक है, ओके। बोल बोल हम जैसे जूम फैक्टर यूज कर रहे हैं तो एट द एंड हमारी इमेज क्वालिटी ज्यादा अच्छी दिखेगी क्योंकि पिक्सल का जो विड्थ है वो कम हो गई है। यस, यही बेनिफिट है जूम फैक्टर यूज करने। यस, रिजोल्यूशन रिजॉल्व होएगा बेहतर। ठीक है, जितना पहले रिजोल्यूशन मिलता था उतना उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आ रहे हैं रेजोल्यूशन पे भी। ठीक है, उसका क्या फायदा क्या नुकसान, अभी तक की बात तो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अभी आते हैं पिक्सल साइज जो है वो क्या डिटरमिन करता है। पिक्सल साइज डिटरमिन्स स्पेशल रिजोल्यूशन इन डिजिटाइज्ड इमेज। पिक्सल साइज क्या डिटरमिन करेगा, जो डिजिटाइज्ड इमेज जो आपके पास डिजिटली जो आपने इमेज स्टोर किया हुआ है, या मान लो कि कोई पेपर पे कोई इमेज है और उसको आपने स्कैन किया और उसको डिजिटल कन्वर्ट कर दिया 64 इंटू 64 मैट्रिक्स में, तो एक पिक्सल का साइज जो होगा वो बताएगा स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ इन द डिजिटल, उस इमेज जो भी इमेज आपने एक्वायर किया है उसमें उसका स्पेशल रेजोल्यूशन कितना मिलेगा आपको। इट मीन्स कि कितना छोटा से छोटा स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल हो पाएगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट represented in the image occupies the space of 1 pixel। ठीक है, क्लियर? क्या लिखा, द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा, जो छोटा से छोटा भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज रिप्रेजेंटेड इन द इमेज जो है इट ऑक्युपाइज साइज ऑफ 1 पिक्सल। फॉर 2 such object
to be observed, they must be separated by a space of at least 1 pixel। ठीक बात है। यदि मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दोनों बार को यदि हमें रिजॉल्व करना है तो कम से कम 1 पिक्सल का गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 1 पिक्सल का स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। यदि हम मान लो कि यहाँ पर ही दूसरा ऑब्जेक्ट रख दें तो ये दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो 1 पिक्सल का गैप जो है हमें छोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट सेपरेटली। वो छोटा जो भी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको देखने के लिए। द ऑब्जेक्ट स्पेस कॉम्बिनेशंस, ये जो है इज नोन एज लाइन पेयर। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन पेयर बोलते हैं। मतलब ये दोनों चीज जो होगा वो मिलके ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका स्पेस है। यहाँ दिखाया ना, ये ऑब्जेक्ट ये है और ये इसका स्पेस, बीच का गैप। सो दिस कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड लाइन पेयर। ठीक है। is frequently used to specify a special resolution of imaging system। तो इमेजिंग सिस्टम का स्पेशल रिजोल्यूशन भी लाइन पेयर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सरे में मैक्सिमम चीज़ें जो होती है, जितने आपने यदि किसी ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहाँ पे लाइन पेयर में रिजोल्यूशन जो है वो मेजर करते थे और रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे। उसमें वो बार ही होता है, वो छोटे छोटे ऐसे लाइन होते हैं, वो देख, हाँ करेक्ट। और उसको फिर देखना होता है कौन सा जो है क्लियरली रिजॉल्व हो पाया और उसी को लाइन पेयर के बीच में आप के टर्म्स में आप रिपोर्ट करते हो। Thus, the line pair resolution in digital image is twice the pixel width। तो लाइन पेयर का वैल्यू क्या होगा? 2 into पिक्सल विड्थ होगा। तो जो भी एक पिक्सल रखोगे तो लाइन पेयर जो होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई। पिक्सल विड्थ 3 mm है तो उस केस में लाइन पेयर जो होगा वो 6 mm होगा, और यदि 6 mm है तो लाइन पेयर 12 mm होगा। जैसे हम लोग 64 into 64 मैट्रिक्स में 384 mm जो था हमारा FOV था, वहां पे डिवाइड किया था तो 6 mm मिला था। तो लाइन पेयर जो होगा उस केस में 12 mm होगा, और 128 वाला में 3 mm था पिक्सल विड्थ, तो लाइन पेयर का वैल्यू जो होगा वो 6 mm होगा। ठीक है जी, फाइन, गुड। उसके बाद अब देखो, एक ना जो एक्विजिशन जो होता है गामा कैमरा में, एक को बोलते हैं फ्रेम मोड। क्या बोलते हैं? फ्रेम मोड। और दूसरा एक्विजिशन जो होता है वो होता है लिस्ट मोड में। ठीक है। तो ये जो है फ्रेम मोड में आप क्या कर रहे हो, वही इंटायर FOV को उसी मैट्रिक्स जो अभी हमने पहले बनाया 64 into 64 जैसे समझाया है, उसी फॉर्म में आप क्या करते हो, इंटायर FOV को डिवाइड कर देते हो। जैसे यहाँ पे क्लियरली देखो एक एक पिक्सल एलिमेंट दिख रहा है ना, ये सारा ये रोज और कॉलम में एक है। अब यहाँ से देखो हर पॉइंट से आपके पास क्या क्या सिग्नल आ रहा है गामा कैमरा में। 3 चीज आएगा, X, Y और Z, कि उसकी एनर्जी कितनी थी, उसका X पोजीशन क्या था, उसका Y पोजीशन क्या है, और उसी को आप फाइनली जो है यहाँ पे ला करके ये स्टोर कर रहे हो कंप्यूटर मेमोरी में। करते क्या हुआ कि X और Y पोजीशन जो है वो तो पहले से पता होता है कि यहाँ से सिग्नल आया, लेकिन Z सुटेबल है या नहीं है रखने के लिए, जो फोटो पिक के अंदर है, देन ओनली इट विल अलाउ टू इंक्रीमेंट हियर उसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे। जैसे मान लो कि XY पोजीशंस, इस पर्टिकुलर पोजीशंस का यदि मान लो कि काउंट कोई भी ले लो, सपोज करो कि ये वाला है, इस पर्टिकुलर पोजीशंस कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे कोई इवेंट हुआ, तो एक इवेंट जैसे पास होएगा तो यहाँ पे 1 होगा, और नेक्स्ट इवेंट यदि उसी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे 1 का 2 होता जाएगा, 3 होता जाएगा, 4 होता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा। इनिशियली ये सारे मैट्रिक्स में हम 0 रखते हैं। ठीक है। बेस लेवल पे क्या है, 0 है, और जैसे जैसे काउंट आते जाता है उसके कोरस्पॉन्डिंग लोकेशंस पे
तो इसमें काउंटर की तरह इंक्रीमेंट करते जाते हैं। ये एक्विजिशन जो है वो फ्रेम मोड एक्विजिशंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक्विजिशन मोड जो है वो लिस्ट मोड एक्विजिशन मोड है। लिस्ट मोड एक्विजिशन मोड में क्या करते हैं, देखो यहां पर भी यही चीजें हो रही है, ये पूरा का पूरा सिस्टम तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो भी कंप्यूटर मेमोरी में यही इंफॉर्मेशन हमको भी रखनी है, अभी भी रखनी है, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स वाई पोजीशंस, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर पोजीशंस पे आया फोटोन वो रखते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये भी कर सकते हो कि एनर्जी कितनी थी वो भी आप रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है। और बाद में जा करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किसको रखना है और किसको डिस्कार्ड करना है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा जो है आपके पास स्पेशली जो गेटेड एक्विजिशन मूगा में यूज होता है, वहां पे हमें टेम्पोरल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आरआर इंटरवल को हम लोग डिवाइड करते हैं फ्रेम्स में, तो वहां पे किस टाइम पे आया था इवेंट सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ना। मान लो कि आर पिक टू आर इंटरवल को वो पहले सारे सिंक्रोनाइज करते हो, मतलब एबनॉर्मल बिट्स आएगा तो आपको रिजेक्ट भी करना पड़ता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि डेटा जो है स्टोर करके रखना पड़ता है पहले, फास्ट पहले तो एक्विजिशंस कर लो एंड देन यू स्टार्ट रीबिल्डिंग इट आउट, कि जिसको मर्जी है आप रखो या जिसको मर्जी है डिस्कार्ड करो। तो वहां पे तीन चीज हो गए, एक्स वाई और फोटो पिक आपके पास ऑलरेडी सेट है, समझ गए। तो सारे फोटोन जो आ रहे हैं फोटो पिक से क्रॉस करके आ रहे हैं, लेकिन किस टाइम पे आए, क्योंकि आरआर के बीच का गेटिंग हमें करना है वहां पे, तो वहां पे वो तीन चीजें आप स्टोर करते हो। पेट में जो है वो एनर्जी भी रखना पड़ता है, स्कैटर करेक्शन यदि अंदर करना है आपको कि कितने स्कैटर्ड फोटोन थे और कितने ये थे, तो उस केस में आप एनर्जी भी आप स्टोर कर सकते हो। तो उस वो डेटा जो होगा वो लिस्ट मोड में जाकर के स्टोर होगा। आप समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे यहाँ पे दिखाया ना कि ये तो मार्कर आ गया एक्स वाई और मार्कर लिस्ट, ये देखो टाइम का दिया इसने मार्कर, इस टाइम पे है, फिर टाइम में आप दे दिया, फिर नेक्स्ट टाइम पे जो भी आपने आरआर इंटरवल का जो भी आपने सेटिंग्स कर रखा है कि यहाँ से शुरू हुआ उसके बाद का इवेंट आया, फिर नेक्स्ट टाइम के बाद क्या क्या इवेंट आ रहा है। ये जो थी वो आरआर गेटिंग का जस्ट ऐसे एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगेन हमने अभी बेसिक बात डिस्कस करी, आपका डिजिटली कैसे डेटा जो है स्टोर्ड होता है और उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल्स की हमें ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर अगेन कम बैक टू द गाइडलाइन, जो हम जनरल इमेजिंग गाइडलाइन जो डिस्कस कर रहे थे कि पेशेंट प्रिपरेशंस और इमेज एक्विजिशन से रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइन अवेलेबल है, उसको बीच में हमने रोक दिया था कि जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी उसको हमने एक्सप्लेन किया एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट। तो डायनेमिक इमेजिंग से रिलेटेड एक जनरल डायनेमिक इमेजिंग जो है उसके लिए SNMMI क्या गाइडलाइन रेकमेंड करता है, व्हाट इट रेकमेंड्स, तो it recommends the time per frame should be selected depending on the temporal resolution needed for the process being studied। मतलब आपको डायनेमिक स्टडी में टेम्पोरल रेजोल्यूशंस कितना चाहिए वो डिसाइड करेगा, ठीक है, कि टाइम पर फ्रेम कितना होगा। हम स्पेशली एग्जाम्स में पूछते हैं और वाइवा में वहां पे पूछेगा जब आपके पास आरडीएस लेकर के जाओगे, आपने जो फर्स्ट दो पार्ट में आप एक्वायर करते हो, परफ्यूजन है आपके पास, अपटेक है और डिलेड है, तो हर में मैट्रिक्स साइज अलग क्यों है, हर में टाइम पर फ्रेम क्यों अलग है,
वहां पे हम जस्टिफिकेशन मांगते हैं आपसे, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या क्लियर लिखा है कि टाइम पर फ्रेम कैसे डिसाइड करेंगे कि टेम्पोरल रेजोल्यूशन कितना चाहिए, इन द सेंस यदि मान लो कि आप ब्लड फ्लो देखना चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है और वो आपको कैच करना है, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको कैच करना है, तब आप डिसाइड करोगे कि फास्ट रेट चाहिए। टाइम पर फ्रेम जो था, टाइम जो था कम कम टाइम का फ्रेम चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से यहाँ अब तो मुझे वो चीज़ पता चल गया, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे पास अपटेक इम्पोर्टेंट है, तो अपटेक में हो सकता है कि उस केस में वो फास्ट फ्रेम रेट नहीं चाहिए। सो यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट आउट। आपको जो भी बैकअप देना है आपके आंसर का, वो हमेशा क्लिनिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बैकअप करोगे इन चीज़ों को, ठीक है। फॉर क्वांटिटेटिव फंक्शनल स्टडीज बोल रहे हैं शॉर्टर टाइम्स आर प्रेफर्ड टू मेजर रैपिडली चेंजिंग फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। तो जो भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर रैपिडली चेंज हो रहे हैं और उसको हमें क्वांटिफाई करना है, तो उस केस में हमारे पास शॉर्टर टाइम्स का फ्रेम्स होना चाहिए। लॉन्गर टाइम्स आर जनरली यूज्ड when imaging statistics for each frame is being optimized. It means it says कि जब लॉन्गर टाइम तब आपको यूज करना है जब आपको काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स अच्छा इमेज चाहिए, इमेज में भी कुछ देखना है, और सिर्फ फ्लो से मतलब नहीं है कि सिर्फ परफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। यू वांट टू सी द एजेज, या क्लियरली आप कोई चीज देखना चाहते हो, वहां पे आप लॉन्गर टाइम का फ्रेम रखोगे। For computer acquired image, a matrix size of 64 into 64 or 128 into 128 may be suitable depending on the type of the study. A particular point to note is that it may be necessary to choose between word, often 2 byte, and a byte mode acquisitions. ये भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। बाइट मतलब एक पिक्सल का डेप्थ, मतलब उसमें जो काउंट जो एक्वायर करना है पर पिक्सल पे, ज्यादा काउंट आएगा कि कम आएगा। यदि मान लो कि ज्यादा काउंट एक्वायर करना है तो आपको बाइट मोड में जाना पड़ेगा, वर्ड में। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज्यादा काउंट है और एक भी काउंट का लॉस ना हो, तो आप वर्ड मोड का यूज करोगे, मतलब 16 बीट हो जाएगा, तो 2 to the power 16 -1 इतने काउंट्स जो है जीरो से लेकर के उतने काउंट एक्वायर कर सकता है। और यदि एक आप 8 बिट का पिक्सल रखोगे तो 2 to the power 8 -1, तो इट विल बी 255, जीरो से लेकर के 255 तक का ही काउंट एक्वायर करेगा एक पर्टिकुलर पिक्सल पे, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं कि इसमें वर्ड मोड क्यों यूज किया, इसमें बाइट मोड क्यों यूज किया। जब आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना होगा तब आप ये डिसीजंस लेते हो। If there is any question, word mode should be used to avoid pixel saturations that may occur in byte mode, ठीक है। मतलब यदि मान लो कि 255 से ज्यादा काउंट आएगा तो रिकॉर्ड कर नहीं पाएगा, पिक्सल तो सेचुरेट हो गया। तो आपको कभी भी डाउट है तो वो बोलता है कि आप वर्ड मोड यूज करें, नहीं तो आपको नहीं पता चल, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि एक पिक्सल और दूसरे पिक्सल के बीच में काउंट्स का डिफरेंस था या नहीं था, ठीक है। फॉर हाई काउंट स्टडीज, डेड टाइम जो है इफेक्ट्स इज may be important. In such cases, count rate loss should be ascertained by the dead time measurement. यदि मान लो कि हाई काउंट रेट स्टडीज है, जैसे मान लो कि ये लोग आयोडीन है, रिहीनियम का भी थेरेपी दिया है, आप लेकर के आई इमेज करने के लिए, आपको इमेज दिखेगा ही नहीं, कैमरा को यदि बहुत ऊपर करोगे तब जाके फिर दिखना शुरू होएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ काउंट रेट लॉस हो रहा है। और जब आप क्वांटिफाई करना चाहते हो तो उस समय पे वो डेड टाइम का करेक्शंस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक्चुअली एस्टिमेट कर पाओगे कि कितने काउंट्स वहां पे अवेलेबल थे, ठीक है। गेटेड इमेजिंग से रिलेटेड गाइडलाइन क्या बोल रही है कि ईसीजी गेटिंग इज यूज टू सिंक्रोनाइज इमेज एक्विजिशंस विथ पेशेंट्स हार्ट रेट। ईसीजी गेटिंग यूज करते हैं कि क्योंकि इमेज एक्विजिशन को हम लोग उसके हार्ट रेट से
सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। द नंबर ऑफ फ्रेम पर आरआर इंटरवल शुड बी नो लेस देन 16 फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन मेजरमेंट एंड 32 फॉर टाइम बेस्ड मेजरमेंट, फीलिंग रेट्स वगैरह वो देखना है तो ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन का मेजरमेंट यदि करना है तो उस समय पे 16 फ्रेम आरआर इंटरवल को जो डिवाइड करना है वो 16 फ्रेम में डिवाइड करना है, और जहां पे फीलिंग रेट वगैरह देखना है उसके लिए आप 32 फ्रेम आप यूज कर सकते हो। फॉर गेटेड कार्डियक ब्लड पूल इमेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक जूम generally should be used to magnify the field of view to approximately 25 centimeter. A matrix size of 64 into 64 is sufficient. Typically, a total of at least 5 million counts in the entire study will provide sufficient statistics for quantitative and functional image processing. देखो कार्डियक बोल रहे हैं कि कार्डियक जो ब्लड पूल इमेजिंग जो होती है, जिसमें मूगा जिसको मल्टीगेटेड एक्विजिशन जिसको बोलते हो, जहाँ पे इंजेक्शन फ्रैक्शंस वही सारी चीजें मेजर कर रहे हो, तो उस केस में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जूम यूज करना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक जूम यूज करके फील्ड साइज को कितना रिड्यूस कर देना है, 25 सेंटीमीटर तक कर देना है। जैसे वहां पे हमने दिखाया ना कि 384 mm का है, राइट, तो उसको इतना जूम यूज कर लो कि वो 25 सेंटीमीटर में आ जाए, राइट। वो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि इस केस में 64 into 64 मैट्रिक्स जो है इस पर्टिकुलर स्टडीज के लिए सफिशिएंट होता है, और 5 मिलियन काउंट्स चाहिए टोटल एक फ्रेम में, ताकि क्लियरली चीजों को देख पाओ आप, मतलब सम्ड करोगे तो। यदि गेटिंग में कर रहे हो, आरआर इंटरवल को कर रहे हो ना, तो इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्रेम लेने पड़ेंगे ना कि जो फर्स्ट फ्रेम जो होगा वो हर के फर्स्ट फ्रेम से जाकर के फिर सम होएगा ना, तब जाके एक सम्ड इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? गुड। पिन होल इमेजिंग उसके बाद जो बताता है गाइडलाइन, पिन होल इमेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। पिन होल इमेजिंग प्रोवाइड्स the spatial resolution that most closely approaches the intrinsic limit of the gamma camera at the expense of counting sensitivity. इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आप पिन होल गामा कैमरा यूज कर रहे हो तो ये बोल रहे हैं कि जो गामा कैमरा का इंट्रिंजिक रिजोल्यूशन है, जो लिमिट है इतना, वो वहां तक आप रिजोल्यूशन अचीव कर सकते हो, मतलब क्लोजली उतने छोटे स्ट्रक्चर को देख सकते हो बाय यूजिंग पिनहोल कॉलिमेटर। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलिमेटर एंड द पेशेंट डिटरमिन्स बोथ द डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब कितना इमेज जो होगा मैग्नीफाई होएगा, एंड सेंसिटिविटी, मतलब काउंट रेट आपको कितना मिलेगा। वो क्या डिटरमिन करेगा, मैग्निफिकेशन और कितना काउंट रेट मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द कॉलिमेटर। ए स्मॉलर पिनहोल अपर्चर यदि है 2 to 3 mm है, इट प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन बट लोअर सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है। लार्जेस्ट पिनहोल इन रूटीन क्लिनिकल यूज इज 5 mm। ठीक है। A typical collimator with 25 centimeter diameter of field of view, a matrix size of 256 into 256 or 128 into 128 is generally sufficient, which is related with the pinhole collimator। ठीक है जी, ये pinhole collimator के हेडिंग्स में है ये गाइडलाइन। थैंक यू। तो ये जो था वो जनरल प्लेनर इमेजिंग, जो प्लेनर इमेजिंग जो करते हो उसके बारे में गाइडलाइन, उससे रिलेटेड इमेज एक्विजिशन पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, मोटा मोटी हमने एक बार उसको डिस्कस किया। रेस्ट आपको जो भी बुक पढ़ना है आप पढ़ो और देखो, यदि और भी कुछ ऐड ऑन हो सकता है तो ऐड इट आउट इन योर नोट्स। लेकिन यदि मान लो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सपोज करो कि एक नोट्स भी आता है आपको कि इमेज एक्विजिशन पैरामीटर फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज, तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे।
आप जनरल ही जाकर के डिस्क्राइब करोगे, अदरवाइज हमने उसमें कल के भी लेक्चर में स्पेसिफाई किया था कि फॉर स्पेसिफिक इमेजिंग के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस अवेलेबल है। इवन मीबी के लिए अलग गाइडलाइन है, थायराइड से रिलेटेड जो मिलेगी चीजें उसके लिए अलग गाइडलाइन मिलेगी, राइट। तो अलग अलग ऐसे कार्डियक के लिए अलग गाइडलाइन होगी, तो आपको एक जनरल गाइडलाइन उधर की तरफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि एस्पेक्ट यदि स्टडी कर रहे हो तो व्हाट आर द जनरल गाइडलाइंस, उसके लिए उससे रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस है, और उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट में जाएंगे पेट पे, ऐसे करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।